बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। पुतिन अगले हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। इब्राहिम रईसी और तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात होगी। ईरान रशिया को यूक्रेन जंग में इस्तेमाल के लिए सैकड़ों ड्रोन्स देगा, अमेरिका ने किया दावा। बाइडेन मिडिल ईस्ट दौरे पर रवाना। इसराइल अरब ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ईरान और यूक्रेन बहरान, बाइडेन दौरे के अहम मौज़ूआत। इसराइल फलस्तीन मसले पर भी बात करेंगे। इसराइल ने 2021 में 78 फलस्तीनी बच्चों को हलाक किया। यूएन चीफ रिपोर्ट पर सकते में, कहा तेल अवीव तहकीकात करे। सदर श्रीलंका कल इस्तीफा देंगे। प्रेसिडेंट हाउस और दूसरी इमारतों पर एहतजाजियों का कब्जा बरकरार। गोटाबाया समंदर के रास्ते से फरार पर गौर कर रहे हैं। अपोजिशन ने सुजीत प्रेमदासा को सदारती उम्मीदवार बना दिया। तेलंगाना जल थल, ओहदेदारों ने दी मजीद बारिश की वार्निंग। कामारेड्डी में इलेक्ट्रिक शॉक से एक ही घर के 4 अरकान हलाक। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बारिश से जबरदस्त तबाही। नदियां भरपूर बह रही हैं, अलर्ट जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। एक दिन पहले अमेरिका ने वार्निंग दी थी कि ईरान रशिया को यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए ड्रोन्स देगा। मंगल को ईरान का दौरा करते हुए पुतिन ईरान और तुर्की के लीडर्स के साथ एक 3 रुखी मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जिसे आस्ताना फोरम का नाम दिया गया है। पुतिन का यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब इसी हफ्ते अमेरिकी सदर जो बाइडेन इसराइल और सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। बाइडेन के मिडल ईस्ट दौरे में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और खित्ते में ईरान की सरगर्मियां अहम मौजू है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुतिन ईरान में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के साथ भी अलग से मुलाकात करेंगे। मार्च के महीने में एर्दोगान इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत की मेजबानी की थी। व्हाइट हाउस ने पीर को कहा था कि उसका मानना है कि रशिया सैकड़ों ड्रोन्स हासिल करने के लिए ईरान की तरफ देख रहा है। इनमें वो ड्रोन्स भी शामिल हैं जो हथियार ले जा सकते हैं। इन ड्रोन्स का यूक्रेन में इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलियान ने कहा कि यह बात साफ नहीं है कि क्या ईरान ने इससे पहले भी रशिया को ऐसे ड्रोन्स दिए हैं, लेकिन अमेरिका को खबर मिली है कि ईरान इस महीने रशियन सिपाहियों को इन ड्रोन्स के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है। जैक सोलियान ने कहा कि हमारी मालूमात से पता चलता है कि ईरानी हुकूमत सैकड़ों यूएवी ड्रोन्स रशिया को देने की तैयारी कर रही है, जिनमें हथियार ले जाने वाले ड्रोन्स भी शामिल होंगे। ईरान ने इस रिपोर्ट पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। ईरान लंबे अरसे से ऐसे ड्रोन्स बना रहा है। ईरानी पार्लियामेंट की मौशी कमेटी के चीफ मोहम्मद रजापुर ने सरकारी न्यूज एजेंसी इरना को बताया कि पुतिन के दौरे से पाबंदियों का शिकार 2 मुल्कों के दरमियान मौशी ताल्लुकात बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के तमाम शहरियों को तेजी से रशियन सिटीजनशिप दी जाएगी। ऐसे दरख्वास्त गुजारों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रशिया में रहते हों या रशियन ज़बान का इम्तिहान पास करते हों। इससे पहले सिर्फ ईस्ट यूक्रेन के डोनबास के रहने वालों को रशियन सिटीजनशिप दी जाती थी। ईस्ट यूक्रेन के अलावा अब साउथ यूक्रेन के खेरसोन और ज़पोरिज़िया टाउन को भी आसान तरीके के जरिए रशियन सिटीजनशिप दी जा रही थी। खेरसोन इलाके में धमाके हुए हैं, जिनमें कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। जिस शहर में धमाके हुए वहां पर एक अहम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी है और वहां से क्राइमिया को पानी सप्लाई किया जाता है।
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अनाज के एक्सपोर्ट के बारे में यूक्रेन और रशिया के लीडर से टेलीफोन पर बातचीत की। यूक्रेन के ओहदेदारों का कहना है कि ब्लैक सी बंदरगाहों की मॉस्को की तरफ से नाकाबंदी की वजह से यूक्रेन में 20 मिलियन टन से ज्यादा अनाज फंसा हुआ है। यूक्रेन के इलाके चारसियार के मकाम पर एक अपार्टमेंट पर रॉकेट हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है। निकोलाव टाउन में ताज़ा शेलिंग में कम से कम 12 लोग जख्मी हुए। फ्रांस और नीदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की पेरिस में मुलाकात हुई, जिसमें यूक्रेन जंग के बारे में अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की गई। नीदरलैंड्स के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूटे ने कीव में यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वादा किया कि उनका मुल्क यूक्रेन की सियासी, अखलाकी और मौशी मदद करता रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन एक अहम दौरे पर मिडल ईस्ट के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान वो इसराइल और सऊदी अरब जाएंगे। बाइडेन सबसे पहले इसराइल पहुंचेंगे। वो एयरफोर्स वन के हवाई जहाज में अमेरिका से रवाना हुए। अब से कुछ देर बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यार लापिड, सदर आइज़ैक हेर्ज़ोग और दूसरे इसराइली ओहदेदार और सफारतकार उनका इस्तकबाल करेंगे। यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया एक बहरान से दो चार है और एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है। इस दौरे के दौरान बाइडेन सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्कों से तेल हासिल करने पर भी तवज्जो देंगे। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील और मिडल ईस्ट में ईरान की सरगर्मियां एक अहम मौजू है। ये ओहदा संभालने के बाद से बाइडेन का मिडल ईस्ट में पहला दौरा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाइडेन इसराइलियों और अरबों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका के पहले सदर बनेंगे जो इसराइल से डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए सऊदी अरब पहुंचेंगे। बाइडेन के दौरे का प्रोग्राम जिस तरह से बनाया गया है उससे इसराइल और उसके अरब पड़ोसियों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का इजहार होता है। ये खित्ते की सियासत में एक अहम तब्दीली है। ट्रंप के दौर में इसराइल ने यूएई, बहरीन, सूडान और मराकश जैसे मुल्कों से सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बाकायदा तौर पर सफारती ताल्लुकात का ऐलान फौरी किया जाएगा। बाइडेन इसराइल फलस्तीन मसले पर भी मेज़बान लीडर से बातचीत करेंगे, लेकिन बाइडेन से इस दौरे के दौरान सख्त सवालात भी हो सकते हैं। खासतौर पर इसराइल में फ़लस्तीनी अमेरिकन जर्नलिस्ट शीरीन अबू आक़ला की हलाकत का मसला उठाया जा सकता है, जिन्हें जेनिन में रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली फ़ौज ने बेरहमी से हलाक किया था। इसके अलावा सऊदी अरब के इंसानी हुकूक़ रिकॉर्ड पर भी बात सवाल पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बाइडेन हुकूमत सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई पर पाबंदियां हटाएगी। ओहदा संभालने के बाद बाइडेन ने कहा था कि वो यमन जंग के लिए सऊदी अरब की तायद नहीं करेंगे। बाइडेन दौर के शुरू के दिनों में जमाल खशोगी कत्ल केस की रिपोर्ट भी सामने लाई गई थी, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ उंगली उठाई गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे सऊदी अमरीका ताल्लुकात मुतासर होते हों। बाइडेन के सऊदी दौरे से पहले एक साबिक सऊदी ओहदेदार ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक जुनूनी करार दिया जिसमें हमदर्दी का कोई जज्बा नहीं है। साद अल जाबरी ने, जो किसी वक्त सऊदी इंटेलिजेंस में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, वार्निंग दी कि MBS की बेपनाह दौलत उन्हें दुनिया के लिए खतरा बनाती है। CBS न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस एक कातिल हैं जो बेपनाह वसाइल रखते हैं। उनके पास किराए के सिपाहियों की एक बड़ी टोली है जिसे टाइगर स्क्वाड कहा जाता है। ये टोली लोगों का अगवा करती है और कत्ल करती है। अल जाबरी साबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ के एडवाइजर थे। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इस रिपोर्ट पर हैरत का इजहार किया है कि इसराइल ने साल 2021 में 80 फ़लस्तीनी बच्चों को हलाक किया। एंटोनियो गुटेरेस ने एक सालाना रिपोर्ट पर रिएक्शन देते हुए ये बात कही। बच्चों और जंगों से मुताल्लिक़ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने साल 2021 में 78 फ़लस्तीनी बच्चों को हलाक किया, 982 को ज़ख्मी किया और 637 को हलाक किया। उन्होंने इसराइल से कहा कि वो हर केस की तहक़ीक़ात करें। इसराइली जेलों में क़ैद फ़लस्तीनी बच्चों के बारे में गुटेरेस ने कहा कि इसराइल को बच्चों की हिरासत के ताल्लुक़ से आलमी मयारात पर अमल करना चाहिए। ईरान ने कहा है कि इसराइल खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर करने और मुनज़्ज़म दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब अमरीकी सदर जो बाइडेन इसराइल का दौरा कर रहे हैं। नासिर कनानी ने सहीयूनी निज़ाम को अमरीका की मुकम्मल तायद हासिल होने का भी हवाला दिया। अफगानिस्तान के तालिबान और कतर के दरमियान एक सिक्योरिटी समझौता होगा। तालिबान के कारगुजार वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने बताया कि कतर के ओहदेदार काबुल के साथ सिक्योरिटी समझौते में दिलचस्पी रखते हैं।
افغانستان میں برطانیہ کی اسپیشل ایئر سروس یونٹس کے ایجنٹس نے بعض قیدیوں اور نہتے لوگوں کو مشکوک حالات میں ہلاک کیا ہے۔ بی بی سی کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ایس اے ایس ایجنٹس نے غیر قانونی طور پر 54 لوگوں کو ہلاک کیا۔ اس سے پہلے وزارت دفاع نے کہا تھا کہ برطانیہ کے سپاہیوں نے افغانستان میں حوصلے اور پیشہ وریت سے کام کیا ہے۔ سری لنکا میں ہزاروں احتجاجی اب بھی پریزیڈنٹ ہاؤس، سیکریٹریٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بدامنی ہفتے کے دن شروع ہوئی تھی جب لنکن شہریوں نے صدر گوٹابایا راجپکسے کے سرکاری مکان پر حلہ بول دیا تھا۔ سری لنکا بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ راجپکسے کل استعفیٰ دے دیں گے۔ وزیر اعظم رانیل وکرمسنگھے نے بھی اتحادی حکومت بننے کے بعد استعفیٰ دینے کی پیشکش کی ہے۔ نئی حکومت میں تمام پارٹیوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ ایک عبوری حکومت ہوگی، لیکن احتجاجیوں نے آل پارٹی گورنمنٹ کی تجویز رد کر دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک صدر اور وزیر اعظم سرکاری طور پر استعفیٰ نہیں دیتے وہ سرکاری عمارتوں کو خالی نہیں کریں گے۔ پارلیمنٹ اسپیکر نے کہا کہ 20 جولائی کو نئے صدر کا چناؤ ہوگا اور 15 جولائی کو پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے گا۔ سری لنکا کی اصل اپوزیشن نے صدر کی حیثیت سے سوجیت پریمداسا کو نامینیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجپکسے سمندر کے راستے سے فرار پر غور کر رہے ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا، بات کرتے ہیں تلنگانہ کی۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے کئی مقامات پر مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے ندی، نالے، تالاب اور ذخائر آب بھرپور بہہ رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں سیلاب کی صورتحال پر ایک ریویو میٹنگ کی اور وزیروں، کلکٹرز اور سرکاری عہدیداروں سے کہا کہ وہ چوکس رہیں۔ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں مسلسل 5ویں دن بارش ہوئی، عام زندگی پٹری سے اتر گئی ہے۔ حسین ساگر جھیل بھی بھر چکی ہے۔ اسکولز اور کالجز مسلسل دوسرے دن بند رہے۔ ریاستی حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کو 3 دن کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ایچ ایم سی نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ تیز ہوائوں کے امکان کے مد نظر چوکس رہیں۔ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں الرٹ ہیں۔ شہریوں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مدد کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے۔ اس دوران عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ دونوں ذخائر آب میں پانی کا زبردست بہاؤ ہے۔ عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ اگلے 12 گھنٹوں تک حیدرآباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ درختوں کے نیچے نہ ٹھہریں۔ کاماریڈی میں الیکٹرک شاک سے ایک خاندان کے 4 لوگوں کی موت ہو گئی، جن میں میاں بیوی اور 2 بچے شامل ہیں۔ جگتیال میں گوداوری کے پانی میں 9 کسان پھنس گئے، انہیں بچانے کے لیے ہیلی کاپٹرز کی مدد حاصل کی گئی۔ کڑم پروجیکٹ کے دروازے کھول دیے گئے۔ آندھرا پردیش میں گوداوری ندی بھرپور بہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے دوسری وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ملک کے دوسرے مقامات پر بھی بارش سے زبردست تباہی کی خبریں مل رہی ہیں۔ گجرات، کرناٹک بری طرح متاثر ہیں۔ گجرات کا راجکوٹ پانی میں گھرا ہوا ہے۔ مقامی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ چوکس رہیں۔ مدھیہ پردیش میں بارش سے عام زندگی پٹری سے اتر گئی۔ ان ریاستوں میں 14 لوگوں کی موت ہوئی۔ تینوں ریاستوں کے کئی مقامات پر اسکولز بند کر دیے گئے۔ مہاراشٹر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3 لوگ بارش کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ مہاراشٹر کے پال گھر میں دریائیں خطرے کے نشان پر بہہ رہی ہیں۔ موسم عہدیداروں نے مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ پونے میں بھی ریڈ الرٹ ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی یورپ دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ پارٹی کی ایک اہم میٹنگ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ بتایا گیا کہ ان کا یہ نجی دورہ ہے۔ امید ہے کہ وہ صدارتی الیکشن اور پارلیمنٹ کے مانسون سیشن سے پہلے اتوار کو لوٹ آئیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پوٹین اگلے ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ ابراہیم رئیسی اور طیب اردوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایران رشیا کو یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے سینکڑوں ڈرونز دے گا، امریکہ نے کیا دعویٰ۔ بائیڈن مڈل ایسٹ دورے پر روانہ۔ اسرائیل عرب تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایران اور یوکرین بحران بائیڈن دورے کے اہم موضوعات۔ اسرائیل فلسطین مسئلے پر بھی بات کریں گے۔ اسرائیل نے 2021 میں 78 فلسطینی بچوں کو ہلاک کیا۔ یو این چیف رپورٹ پر سکتے میں، کہا تیل ابیب تحقیقات کرے۔
صدر سری لنکا کل استعفی دیں گے، پریزیڈنٹ ہاؤس اور دوسری عمارتوں پر احتجاجیوں کا قبضہ برقرار۔ گوٹابایا سمندر کے راستے سے فرار پر غور کر رہے ہیں، اپوزیشن نے سوجیت پریمداسا کو صدارتی امیدوار بنا دیا۔ تلنگانہ جل تھل، عہدیداروں نے دی مزید بارش کی وارننگ، کاماریڈی میں الیکٹرک شاک سے ایک ہی گھر کے 4 ارکان ہلاک۔ گجرات، مدھیہ پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر میں بھی بارش سے زبردست تباہی، ندیاں بھرپور بہہ رہی ہیں، الرٹ جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔